मेमोरी नहीं। हाँ भाई, अब अगली हेडिंग डालिए, ऑसिलेशन इन फ्लोटिंग सिलेंडर। ऑसिलेशन इन फ्लोटिंग सिलेंडर, ये भी आपकी एनसीईआरटी में है क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ऑसिलेशन इन फ्लोटिंग सिलेंडर। अब ऑसिलेशन इन फ्लोटिंग सिलेंडर का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी हाइट h है और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है a, और इसकी डेंसिटी है सगीमा। इसकी डेंसिटी क्या है? सगीमा। तो अगर मैं मास ऑफ सिलेंडर निकालूं, क्या निकालूं? तो क्या होगा बताइए? अगर मैं मास ऑफ सिलेंडर निकालूं तो मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? सगीमा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इनटू हाइट इनटू सगीमा। ये मास ऑफ सिलेंडर हमारा आ गया। यानी इतने मास का हमारे पास एक सिलेंडर था, और अब मैंने क्या करा कि इस सिलेंडर को मैंने एक लिक्विड के अंदर रखा जिसकी डेंसिटी रो है। ठीक है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो हमारा ये जो सिलेंडर है दोनों एंड इसके क्लोज है। अभी हमने इस सिलेंडर को इस लिक्विड के अंदर रखा और बहुत जेंटली इसे धीरे धीरे मैंने, मतलब ऐसे सडनली नहीं छोड़ा, बड़े आराम से स्लो रेट से इसको नीचे की तरफ लाया। धीरे 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 ये थोड़ा सा पार्शली नीचे की तरफ इमर्ज्ड होता गया और एक टाइम पर आकर वो इस फ्लोटिंग सिचुएशन में आ गया, लेकिन अभी ऑसिलेट नहीं कर रहा है। अगर अभी ऑसिलेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब अभी जो इसका वेट ऑफ सिलेंडर है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? अपथ्रस्ट। कौन बैलेंस कर रहा है? अपथ्रस्ट। अच्छा, वेट किधर की तरफ होगा? अपथ्रस्ट किधर होगा? लेकिन क्या अभी जब हमारा सिलेंडर पार्शियली इसके अंदर आ चुका है, ये इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, क्या इस सिचुएशन में हमारा सिलेंडर ऑसिलेट कर रहा है? नहीं। इसका मतलब अपथ्रस्ट किसको बैलेंस कर रहा होगा? वेट ऑफ सिलेंडर को। ये जो मेरी पोजीशन आप देख रहे हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? मतलब हमारा सिलेंडर हमेशा इसी स्टेट पर रुकेगा। अब इमेजिन करो मैंने इस सिलेंडर को थोड़ा सा नीचे प्रेस किया और छोड़ दिया, क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? मैंने इस सिलेंडर को इस सिचुएशन से थोड़ा सा नीचे प्रेस किया और छोड़ दिया, तो जैसे ही छोड़ूंगा ये क्या करना शुरू कर देगा? ऑसिलेशन। मान लो इस सिलेंडर का वाई हिस्सा नीचे की तरफ मैं और इमर्ज्ड करा देता हूं। कितना हिस्सा? वाई। वाई हिस्सा इसका नीचे की तरफ आ जाता है। ये जो पूरी सेपरेशन है ये वाली, ये सेपरेशन मेरी वाई है। और अब जब मैंने वाई एंड इसे थोड़ा सा नीचे प्रेस किया तो अब क्या हुआ? ये इसमें क्या होना शुरू हो गया? ऑसिलेशन। मतलब मैंने इसे जरा सा थोड़ा सा नीचे वाई प्रेस किया, तो जब मैं वाई प्रेस करूंगा तो थोड़ा सा किधर चला जाएगा? नीचे जाएगा। तो नीचे जाने का मतलब हुआ कि ये वाई नीचे जा चुका होगा। मान लो इतना नीचे जा चुका है। अब सिलेंडर हमारा यहां पहुंच गया है। ठीक है, ये वाई डिस्टेंस नीचे जा चुका है सिलेंडर। तो अब अगर मैंने इसको इस तरीके से वाई प्रेस किया और सिलेंडर नीचे चला गया, तो सिलेंडर के नीचे जाने का मतलब क्या हुआ? ये सिलेंडर सपोज कितना नीचे गया? यहां से वाई डिस्टेंस नीचे गया। तो भाई जितना वाई डिस्टेंस नीचे गया उतना वाई ये नीचे, जितना वाई आपने इधर से प्रेस करा उतना वाई ये नीचे आया होगा। और जैसे ही आपने यहां से सिलेंडर से हाथ हटाया, ये सिलेंडर अपने आप क्या करेगा? ऑसिलेट। यानी क्या परफॉर्म करेगा? और इसके एसएचएम परफॉर्म के लिए रीस्टोरिंग फोर्स कौन काम करेगा? अब जब आपने से वाई डिस्टेंस नीचे प्रेस कर दिया, अपथ्रस्ट। और कितने सेक्शन का अपथ्रस्ट? सिर्फ इतने वाई सेक्शन का। इस वाई सेक्शन का जो अपथ्रस्ट होगा, जो वाई हाइट हमारे सिलेंडर की नीचे गई है, इसी हाइट का जो अपथ्रस्ट किधर आया होगा? ऊपर। और इस अपथ्रस्ट की वजह से जैसे ही आपने हाथ हटाया, सिलेंडर ने क्या करना शुरू कर दिया? ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। तो क्या मैं कंफर्मली कह सकता हूं कि जो वाई डिस्टेंस में नीचे ले गया सिलेंडर को, तो इससे जो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट जनरेट हुआ इस वाई सेगमेंट का, उसी ने क्या शुरू कर दिया? ऑसिलेशन। क्या शुरू कर दिया? ऑसिलेशन। और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मैंने सिलेंडर को क्या करा कि वाई हाइट नीचे प्रेस किया, वाई डेप्थ नीचे प्रेस करा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, और उसकी वजह से जो अपथ्रस्ट आया, और जैसे ही मैंने रिमूव करा अपने हाथ को, तो जो अपथ्रस्ट आया उसकी वजह से हमारे सिलेंडर ने क्या करना शुरू कर दिया? ऑसिलेशन। तो हेयर अपथ्रस्ट ऑफ वाई हाइट एक्ट एज व्हाट? रीस्टोरिंग फोर्स। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा आप ये डायग्राम बनाइए, फिर मैं स्टेटमेंट आपको लिखवाऊं। तो लिखिए, इफ वी प्रेस द सिलेंडर, if we press the cylinder of density sigma
of density sigma inside a liquid of density rho, inside a liquid of density rho, inside a liquid of density rho, inside the liquid of density rho up to depth y, up to depth y, and then released, cylinder start oscillating, and then released cylinder start oscillating, cylinder starts oscillating, ठीक है, and the upthrust act as restoring force, and the upthrust act as restoring force, ठीक है। अब जरा देखिए, तो इसके बाद आपने जहां लिखा है उसके बाद आप जरा देखना शुरू करिए कि रीस्टोरिंग फोर्स F इजिकल टू हो जाएगा माइनस ऑफ अपथ्रस्ट, माइनस ऑफ अपथ्रस्ट ऑफ अपथ्रस्ट बाय लिक्विड, अपथ्रस्ट बाय लिक्विड, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अपथ्रस्ट होता कितना है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अपथ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ये हमने पढ़ा था, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज व्हाट, अपथ्रस्ट। तो वेट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अरे होगा कि नहीं होगा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू वेट होता है mg, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी, इनटू व्हाट, ग्रेविटी, ठीक है। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है कि नहीं होता है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी। अब डेंसिटी रो आएगी कि सगीमा, रो, क्योंकि लिक्विड का हम अपथ्रस्ट निकाल रहे हैं, लिक्विड अपथ्रस्ट एक्सर्ट कर रहा है। तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था, ए, और कितनी डेप्थ नीचे ले गए थे, वाई। वाई इक्विलिब्रियम पोजीशन से वाई नीचे ले गए, तभी तो ऑसिलेशन शुरू हुआ। तो ए वाई सिग्मा जी, ए वाई सिग्मा जी। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा इसको एक, अरे समझे कि नहीं समझे। तो ये हमारा रीस्टोरिंग फोर्स आ गया। कौन सा फोर्स आ गया, रीस्टोरिंग फोर्स। ऑल्सो कौन सा लॉ, बाय, आप थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ, सीख चुके, 6-7 क्वेश्चन ऐसे कर चुके, अब समझ आ गया होगा। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एफ इज इक्वल टू एम एल्फा। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम एल्फा। एम कितना है जरा बताओ, ए एच सगीमा, ए एच सगीमा इंटू जी। इसको क्वेश्चन नंबर क्या बना लोगे, 2। क्या बना लोगे, 2, ठीक है। और ठीक है। तो बहुत अच्छे। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को क्या कर दो, इक्वेट। तो जब इक्वेट करोगे तो क्या आएगा जरा बताना, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ए एच सगीमा इंटू एल्फा इज इक्वल टू माइनस ए वाई रो जी। अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो ए से क्या हो जाएगा, और ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस रो जी, क्या, रो जी अपॉन एच सगीमा इंटू व्हाट, वाई। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। कितनी सुनहरी लाइन है, 3, के हेयर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन व्हिच शोज दैट द सिलेंडर परफॉर्म एसएचएम इनसाइड द लिक्विड। समझ के नहीं समझे। अच्छा इसके बाद बता दो, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ क्या है, लिक्विड, कभी चेंज नहीं होगी फॉर गिवन एक्सपेरिमेंट। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिवर्सल कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड। एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, कभी चेंज नहीं हो रहा है। और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ये भी तो ये पूरा क्या बन गया, कांस्टेंट। क्या बन गया, कांस्टेंट। ऑल्सो अरे अब तो जल्दी से लिख दूं, ओमेगा स्क्वायर वाई। सो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, रो जी अपॉन एच सगीमा। आया कि नहीं आया। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ रो जी अपॉन एच सगीमा। अरे आया कि नहीं आया।
अच्छा, इसको क्वेश्चन क्या बना लिया, थर्ड, इसको क्या बना लिया, फोर्थ, और ये स्टेप आया किससे, बाय थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेट करने पर इन दोनों, किसको किसको किसको, h इंटू सगीमा। अरे ओमेगा आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा होता है कि नहीं होता है, यानी टाइम पीरियड फाइनली कितना आ गया, 2 पाई स्क्वायर रूट h सगीमा बाय रोजी, h समीगा बाय रोजी, टाइम पीरियड ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर। आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है, समझे कि नहीं समझे, अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट लिख लीजिए। हाँ भाई, अब हेडिंग डालिए, ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल, ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल inside the tunnel around the diameter of earth, inside the tunnel, oscillation of a particle inside the tunnel along the diameter of earth, along the diameter of earth। देखिए, ये आपकी प्यारी दुनिया है जिसको मैंने दो हिस्सों में कर दिया है। मान लीजिए आप एक उदाहरण के, ये क्या इसका मतलब है जरा इसको समझते हैं, इसके लॉजिक को समझते हैं, डेरिवेशन करते हैं, जरा ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल है ये भी। मान लीजिए मैंने ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, तो देखिए मान लीजिए कि आप इस प्रकार से एक कल्पना करिए कि आपने अर्थ पे एक टनल बनानी शुरू करी, और आप मान लीजिए नॉर्थ पोल से उसे बनाना शुरू करते हैं, और ऑपोजिटली साउथ पोल, मतलब मान लीजिए नॉर्थ पोल से आपने एक टनल बनानी शुरू करी और आप साउथ पोल तक एक टनल बना देते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर आपने तो अर्थ दो हिस्सों में कर दिया, इसलिए आप टनल बना रहे हैं, अर्थ को आरी से काट नहीं रहे हैं कि अर्थ दो हिस्सों में बट गई। एक छोटा सा आपने एक स्मॉल बोर का आपने एक टनल बना दिया, प्रैक्टिकली अभी तक तो खैर इम्पॉसिबल है, हम बहुत ज़्यादा अर्थ के अंदर तक नहीं जा सकते हैं। तो अभी क्या है कि मान लीजिए आपने एक, फिर भी हमने एक टनल बना दिया, मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने फंतोष को खड़ा कर दिया और फंतोष को आस्था ने धक्का दे दिया, ठीक है, कि मैं इसको अभी गिरा दूंगी, अर्थ से बाहर निकाल दूंगी। अब सुनिए, इमेजिन करने की बात है, तो मान लीजिए संतोष ऐसे गिरता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो संतोष जब ऐसे गिरता हुआ जाएगा तो नॉर्थ पोल से गिरना शुरू करेगा, और नॉर्थ पोल से गिरते 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 यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से फिर अब बात बताइए, यहाँ पर वो रेस्ट से चला, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। फिर अर्थ अट्रैक्ट एवरीबॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ अर्थ इसे खींच रही है, तो यानी कि लगातार इनकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ते 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 मान लीजिए कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा, सेंटर पर आएगा, ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन अभी हमारे बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा वेलोसिटी आ चुकी है कि वो यहाँ रुकेगी नहीं, अब वो किधर की तरफ बढ़ेगी, आगे की तरफ। अब हमें लगता है कि जब वो आगे बढ़ेगी तो यहाँ से निकल के बाहर स्पेस में चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक जिस रेट से ग्रेविटी ने अट्रैक्ट करा था, जब ये इसके आगे पार्टिकल बढ़ना शुरू करेगा नीचे की तरफ, तो पार्टिकल जा रहा है नीचे, ग्रेविटी किधर खींचेगी, ऊपर, ग्रेविटी किधर खींचेगी, क्योंकि अर्थ तो हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट। तो यहाँ से ये v=0 से गिरना शुरू हुए, गिरते 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 यहाँ इनकी v मैक्सिमम हो गया, और फिर जब ये यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगी, 0, और 0 हो जाएगी तो बाहर ना आके दोबारा फिर अर्थ इनको किधर की तरफ खींचेगी, सेंटर की तरफ। यानी यहाँ तक पहुँचने के बाद वो पार्टिकल फिर से किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, यहाँ पहुँचेगा, फिर उसके अंदर वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी, फिर वो रुकेगा नहीं, किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी किधर खींचेगी, नीचे खींचेगी कि नहीं खींचेगी, इसकी वेलोसिटी फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0, फिर पार्टिकल यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से हमारा पार्टिकल लगातार क्या करता रहेगा, ऑसिलेट। और अगर पार्टिकल ऑसिलेट करता रहेगा, यानी कि हमें उसका क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड। क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड। मेरी बात समझे क्या हुआ, अगर आप अर्थ के अराउंड एक डायमीटर बना देते हैं तो हमें लगता है कि हमारी अर्थ जो है वो उसके एक एंड से आप पार्टिकल को छोड़ेंगे तो दूसरे एंड से वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अगर टनल अराउंड द डायमीटर ऑफ अर्थ बनाते हैं और आप एक पार्टिकल को छोड़ते हैं तो वो पार्टिकल लगातार इसके बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, क्योंकि जब यहाँ से चलना शुरू करेगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, यहाँ पर जाकर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, तो अब पार्टिकल अपने मोशन के इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, वो नीचे की तरफ जाएगा। जब नीचे की तरफ जाएगा तो ग्रेविटी किधर खींचेगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि अर्थ का काम तो सबको अपने किधर की तरफ अट्रैक्ट करना है, सेंटर की तरफ। तो वेलोसिटी जिस रेट से बढ़ी उसी रेट से घटती जाएगी, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, 0।
फिर ये पार्टिकल वापस दोबारा अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा, यहाँ पहुंचकर इसकी वेलोसिटी फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर जब ये ऊपर जाएगा ग्रेविटी से फिर नीचे खींचेगी, यानी कि पार्टिकल जिधर की तरफ डिस्प्लेस होगा ग्रेविटी इसको हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगी। तो यहाँ हियर ग्रेविटी एक्ट एज व्हाट, रीस्टोरिंग फोर्स। ग्रेविटी किसका काम कर रही है, रीस्टोरिंग फोर्स। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो यानी कि यहाँ पर हमारा पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा, SHM। मान लीजिए हमारी ये मीन पोजीशन थी, ये जो आप पोजीशन देख रहे हैं जहाँ पर ये पूरी लाइन मीन पोजीशन नहीं है, ये हमारी मीन पोजीशन है, या जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और यहाँ पर एक पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा, इस पॉइंट पर था और यहाँ से बढ़ता हुआ वो सपोज ऊपर की तरफ जा रहा है और एक सर्टेन डिस्टेंस y तक पहुँचता है। सर्टेन डिस्टेंस कहाँ तक पहुँचता है, y तक। अर्थ के सेंटर से वो यहाँ कितना ऊपर आया, y ऊपर आया। कितना ऊपर आया, y। और जबकि यहाँ से सरफेस से सपोज इसकी डेप्थ थी d, सरफेस इसकी डेप्थ कितनी थी, ये जो सरफेस से आप डेप्थ देख रहे हैं ये वाली, ये डेप्थ इसकी d थी, ये डेप्थ कितनी थी, d। और जबकि ये कितना, ये अर्थ के सेंटर से कितना ऊपर आ चुका है, y ऊपर आ चुका है। अब जब इमेजिन करिए कि ये पार्टिकल y डिस्टेंस ऊपर जा रहा होगा, जब ये पार्टिकल कितना जा रहा होगा ऊपर, y, तो ग्रेविटी से किधर खींच रही होगी, नीचे। ग्रेविटी किधर खींच रही होगी, पार्टिकल जा रहा है ऊपर, ग्रेविटी खींच रही है किधर, नीचे। अब आपका पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंच गया जहां पर सरफेस से सेपरेशन d थी। अब आपने याद करिए ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है कि नहीं करती है, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है, डेप्थ बढ़ने के साथ साथ ग्रेविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो अब देखिए मैं अपनी डेरिवेशन को शुरू करता हूं, मैं लिखता हूं वी नो दैट, मतलब हम नहीं जानते हैं। हम क्या नहीं जानते हैं कि g डैश इज इक्वल टू होता है g 1 माइनस d बाय r। आप याद करिए कि जब डेप्थ में नीचे जाते हैं तो यही फॉर्मूला पड़ा था, g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस d बाय r। अगर मैं r को एल्शियम ले लूं तो g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g r माइनस d अपॉन r। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, r माइनस d, तो हेयर r माइनस d क्या मैं कह सकता हूं y के इक्वल होगा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। r माइनस डी किसके इक्वल होगा, y के, यानी g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू वाई बाय आर। अरे हाँ ना बोल दो भाई, g डैश इज इक्वल टू g इंटू वाई बाय आर। मेरी बात समझ गए? तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसके आगे कि हेयर, क्या लिखूंगा, हेयर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज व्हाट, रीस्टोरिंग फोर्स। अरे समझे कि नहीं समझे? ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी तरह काम करता है, रीस्टोरिंग फोर्स। यानी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम जी डैश। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम जी डैश। और जी डैश की वैल्यू कितनी जरा बताइए? जी डैश की वैल्यू है जी बाय आर इंटू वाई। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा बताइए? बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हैं तो न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है कि F इज इक्वल टू होता है यम एल्फा। क्या होता है, एम एल्फा। सो यम एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम जी बाय आर इंटू वाई, माइनस एम जी बाय आर इंटू वाई। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एल्फा इज इक्वल टू माइनस जी बाय आर इंटू वाई। आप बताइए जी क्या चेंज हो सकता है, क्या आर चेंज हो सकता है? यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन विच शोज दैट पार्टिकल परफॉर्म व्हाट, SHM। तो आप यहाँ पर 3 एल लिखोगे कि हेयर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन विच शोज दैट पार्टिकल perform SHM inside the tunnel around inside a tunnel around the diameter of earth। तो अल्फा इज इक्वल टू ये आ गया। नाउ अब क्या लिखेंगे, नाउ जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। अगर दोनों को इक्वेट कर दें, दोनों को क्या कर दें, इक्वेट बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करने पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी बाय आर। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय आर। एस टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा के जब ये वैल्यू रख दोगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट आर बाई जी। अरे 2 पाई स्क्वायर रूट आर बाई जी। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, समझ आया कि नहीं आया? लिख लो बिड़ू।
देखिए भाई, अब अगली हेडिंग है, क्या हेडिंग डलवाई है, ऑसिलेशन ऑफ अ बॉल इनसाइड द नेक ऑफ एन एयर चैम्बर। अब देखो जरा, इसको जरा ध्यान से सुनो। मान लो ये एक एयर चैम्बर है बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है और काफ़ी पूछा जाता है, कई लोगों के स्कूल में पूछा गया है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक एयर चैम्बर है जिसकी ये गर्दन है, नेक है, और जितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसी एरिया का हमने एक इसमें बॉल रखा हुआ है ये, ठीक। और इस बॉल से हमारी इसके अंदर की एयर ट्रैप हो चुकी है, वह बाहर नहीं आ रही है। मतलब समझ रहे हैं, आपने जितना नेक का जो था आपका मतलब जितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है उतना ही आपका इसका नेक का भी एरिया है। इसके अंदर एयर ऐसे ट्रैप्ड है, एयर बाहर नहीं आ रही है, एयर नहीं आ रही है, बाहर नहीं आ रही है। अब जरा देखिए क्या होगा। आपने क्या करा, इस बॉल को नीचे प्रेस किया। जब आप बॉल को नीचे प्रेस करोगे तो आप बताओ कि ये बॉल किधर आएगी, नीचे। तो जब नीचे आएगी तो बॉल यहाँ पहुँचेगी, पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, बॉल किधर आ जाएगी, नीचे। आपने सपोज इसको y डिस्टेंस नीचे प्रेस किया, तो y डिस्टेंस नीचे प्रेस करा, तो अब आप बताओ अंदर की जो एयर है वो बाहर तो नहीं निकलेगी, वो अब क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंप्रेस। और जैसे ही आप बॉल को छोड़ोगे ये क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। क्या करेगी, ऑसिलेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस बॉल का टाइम पीरियड निकालना है कि बॉल इस नेक के अंदर किस प्रकार से टाइम पीरियड को कैलकुलेट करा जाए। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, अगर आप बॉल को y डिस्टेंस नीचे ले आए, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, तो बताइए हमारी बॉल जो है उसने एयर को कितना वॉल्यूम कंप्रेस कर दिया होगा, जितना वॉल्यूम वो नीचे गया है। अब वॉल्यूम कितना नीचे गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है a, हाइट कितना डेप्थ नीचे गया y, यानी चेंज इन वॉल्यूम कितना है ay। क्या है, ay। तो अब यहां पर जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया होगा, वॉल्यूमेट्रिक क्या आया होगा, स्ट्रेन, वो आया होगा डेल्टा v बाई वी, और साइन कैसा आएगा बच्चों, माइनस का। क्यों आएगा माइनस का साइन, क्योंकि आपकी बॉल नीचे गई है, उसने एयर को कंप्रेस किया है। तो अगर एयर को कंप्रेस करा है तो वॉल्यूम बढ़ा कि घटा, वॉल्यूम घट गया। तो कितना घटा, एरिया ए, डेप्थ y, तो हो गया ए वाई। कितना हो गया, ए वाई। नहीं समझे मेरी बात को, एरिया ए और डेप्थ कितना था, y, तो ए वाई नीचे गया। कितना नीचे गया, ए वाई। कितना वॉल्यूम नीचे गया, ए वाई। तो मैं यहां लिखूंगा कि हेयर डेल्टा v इज ए वाई। डेल्टा v कितना है, ए वाई। तो वॉल्यूमेट्रिक, बातें नहीं करो जरा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आ गया, माइनस ए वाई बाय कैपिटल V, माइनस ए बाय वाई, जहां पर कैपिटल V इनिशियल वॉल्यूम और डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। नाउ अब आप ये बताइए ए वाई बाई V आया कि नहीं आया, यहां तक क्लियर हुई मेरी बात। अच्छा, अब आप बताइए, आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग आगे, अगर चर्चा करें माइनस ए वाई बाई वी आगे आंसर। अब हमारा यहां पर बताइए, हमने पढ़ा था बल्क मॉडुलस, क्या पढ़ा था, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला B था कि नहीं था, वो था प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अगर आप याद करिए तो हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, यानी बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था माइनस पी वी बाय डेल्टा वी, पी वी बाय डेल्टा वी। यहां से प्रेशर निकालिए तो कितना आएगा बताइए, प्रेशर आ जाएगा माइनस बी बाय वी, माइनस बी बाई वी इंटू डेल्टा वी। अरे एक काम करो, डेल्टा वी है, एक स्टेप आगे और बढ़ा देता हूँ। तो P बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला जाएगा माइनस P, और यहाँ पर आ जाएगा A y बाय V। आएगा कि नहीं आएगा, V ऊपर चला जाएगा तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पी वी अपॉन ए वाई। आएगा कि नहीं आएगा। अब यहां से जरा प्रेशर निकालिए, कितना आएगा, तो प्रेशर कितना आएगा, माइनस ए
y इंटू बी अपॉन कैपिटल V इज वॉट, वॉल्यूम। कैपिटल V इज वॉट, वॉल्यूम। मेरी बात समझ गए? अच्छा, एज प्रेशर इज इक्वल टू वॉट, फोर्स अपॉन एरिया, होता है कि नहीं होता है? तो यहां से आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू माइनस ए वाई बी अपॉन वी। तो एरिया को दूसरी तरफ भेज दो, माइनस ए स्क्वायर बी बाई वी, माइनस ए स्क्वायर बी बाई वी, जहां पर बी बल्क मॉडुलस और वी क्या है, वॉल्यूम, इंटू वाई, इंटू वॉट, वाई। अब एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज नहीं होगा, गिवन गैस का बल्क मॉडुलस भी चेंज नहीं होगा, और अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होने वाला। तो यानी कि हेयर अच्छा एक काम और करते हैं, ऑल शो, क्या लिखेंगे, ऑल शो एफ इजिकल टू क्या होता है, एम एल्फा, क्या होता है, एम एल्फा। सो एम एल्फा इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी बाई वी इंटू वाई। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से एल्फा निकालो, क्या निकालो, एल्फा। तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस बी ए स्क्वायर अपॉन एम इंटू वी, और ब्रैकेट के बाहर क्या आया, वाई। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, विच शोज दैट व्हाट, कि एयर चैम्बर परफॉर्म, बॉल इनसाइड द चैम्बर परफॉर्म एज ए जैम। कितनी सुनहरी लाइनें, 3 सुनहरी लाइनें। और अच्छा, अल्फा इजिकल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये अल्फा इजिकल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। सो अरे इधर देखो, ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, बी ए स्क्वायर अपॉन एम बी। तो ओमेगा कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ बी ए स्क्वायर बाय एम बी। नाउ टाइम पीरियड का फॉर्मूला के पढ़े हो, 2 पाई बाय ओमेगा, क्या पढ़े हो, 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई स्क्वायर रूट ओमेगा कितना आ गया, एम वी अपॉन बी ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट लिखिए।